हेलो एवरीवन। इंस्पायर्ड अंश में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 15 है। पार्ट 14 तक हम 260 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 14 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 15 में हम 261 से लेकर के 280 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 261। एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपये है और क्रय मूल्य का 5% यातायात पर खर्च होता है। इन सबको जोड़कर यदि 15% लाभ कमाता हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें रेडियो का विक्रय मूल्य बताना है। हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपये है और क्रय मूल्य का 5% यातायात पर खर्च होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उस व्यक्ति के द्वारा जो कुल खर्च किया गया है या उसका कुल सीपी है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उसने 600 रुपये तो लगाए हैं रेडियो को खर्च करने में और 5% खर्च किया है यातायात पर। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 600 का 10% कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, 600 में से एक जीरो को हटा देंगे तो 10% आ जाता है 60 रुपये। अब यहाँ पर खर्च हो रहा है 5%, तो हम क्या करेंगे, 10% का आधा है 5%, तो जो 60 रुपये आया है हम उसका आधा कर देंगे, यानी कि 600 का 5% हो जाएगा 30 रुपये। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में, तो आप जल्दी से एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका कुल सीपी हो जाएगा 630 रुपये। अब देखिए, आगे हमसे कहा गया है कि इन सब को जोड़कर यदि 15% लाभ कमाता हो, तो हमें क्या करना है, जो 630 रुपये उसने लगाए हैं इस पर 15% का लाभ कैलकुलेट करना है। तो देखिए, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब देखिए, सीपी तो उसका 630 रुपये, तो 630 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 630 का 10% कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, 630 में से फिर से बाद में से जीरो हटा देंगे, तो वो आ जाएगा आपका 63 रुपीज़। तो देखिए, 10% तो आ गया 63 रुपये। अब मैं आपसे कहूँ कि 5% कितना होगा, क्योंकि हमें पूरा 15% करना है। 10% तो हमारा आ चुका है 63 रुपये, हमें 5% और चाहिए। तो देखिए, जब हमारा 10% 63 रुपये है, तो हम 63 का आधा कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 5%। 63 का आधा होता है हमारा 31.5। हम सारों को जोड़ लेंगे तो हमारे यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा 724.5 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 262। एक दुकानदार ने 2000 रुपये में एक टीवी तथा 750 रुपये में एक रेडियो खरीदा। उसने टीवी को 20% लाभ पर तथा रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुल लाभ या हानि ज्ञात करनी है और ये हमें रुपए में ज्ञात करनी है, क्योंकि अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो सारे ऑप्शंस हमारे रुपए में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने रुपए में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकानदार ने 2000 रुपये में एक टीवी खरीदा और 750 रुपये में एक रेडियो खरीदा है और उसने टीवी को 20% लाभ पर बेचा है। अब देखिए, उसने टीवी खरीदा है 2000 रुपये का और टीवी को बेच रहा है 20% लाभ पर। अब पहले वाले तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 2000 रुपये का 10% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 2000 में से एक जीरो हटा देंगे। आप कहेंगे कि 2000 रुपये का 10% 200 रुपये होता है। यहाँ पर लाभ हो रहा है 20% का, यानी कि 2 गुना हो रहा है। तो 10% का 2 गुना है 20%, तो जो उसको पहले लाभ हो रहा था 200 रुपये का, उसको आप दुगुना कर देंगे, तो यहाँ पर उसका लाभ हो जाएगा 400 रुपये का। इसी प्रकार से हम निकालते हैं रेडियो पर हानि। देखिए, रेडियो उसने खरीदा है 750 रुपये का और रेडियो पर हानि हो रही है 5% की। तो हम क्या करते हैं, पहले 750 का 10% निकाल लेते हैं। तो 750 का 10% आ जाएगा 75 रुपये। अब देखिए, 10% है 75 रुपये, लेकिन हानि हो रही है 5% की, तो हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 75 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 37.5 रुपये का। अब देखिए, जब उसने टीवी बेचा तो उसको 400 रुपये का लाभ हो रहा है, जब उसने रेडियो बेची तो उसको 37.5 रुपये की हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 400 में से 37.5 को घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा कुल लाभ आ जाएगा 362.5। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गेन रुपीज 362.5। क्वेश्चन नंबर 263। 8 बाल्टी तथा 5 मग की कुल कीमत 92 रुपये है तथा 5 बाल्टी तथा 8 मग की कुल कीमत 77 रुपये है। तो 2 मग तथा 3 बाल्टी की कीमत ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है हम उसको वैसे वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 8 बाल्टी तथा 5 मग की कुल कीमत 92 रुपये है। यहाँ पर देखिए, हम बाल्टी को लिखेंगे बी
और मग को लिखेंगे m। तो यहाँ पर 8b प्लस 5m ये बराबर हो जाएगा हमारे 92 रुपए के। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे हमसे कहा गया है कि 5 बाल्टी तथा 8 मग की कुल कीमत 77 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5b प्लस 8m बराबर 77 रुपये। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप या तो बकेट को या मग को किसी एक की वैल्यू को बराबर कर सकते हैं और उसके बाद आप एक बकेट और एक मग की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो या तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लिया। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास 8 बाल्टी हैं और दूसरी वाली इक्वेशन में 5 बाल्टी हैं। तो टोटल हमारे पास 13 बाल्टी आ जाएंगी। इसी प्रकार से हमारे पास पहली वाली इक्वेशन में 5 मग हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में 8 मग हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो वे भी हमारे 13 मग हो जाएंगे और 92 और 77 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे हमारे 169। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 बकेट और 13 मग में से 13 ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा हमारा 13 बकेट प्लस मग बराबर 169। यहाँ से हमारी एक बाल्टी और एक मग की कीमत आ जाएगी 13 रुपए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 2 मग और 3 बाल्टी। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि 2 मग प्लस 2 बाल्टी प्लस 1 बाल्टी, हमने क्या करा, 3 बाल्टी को 2 बाल्टी प्लस 1 बाल्टी में तोड़ लिया। तो यहाँ पर हमें 2 मग और 2 बाल्टी की जरूरत तो है ही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन 3 आई है इसका 2 गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी 2 बाल्टी और 2 मग की कीमत आ जाएगी 26 रुपए। अब देखिए हमें एक बाल्टी की कीमत और निकालनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसको लेकर के आते हैं। वहां पर हमें लिखा गया है कि 8 बाल्टी और 5 मग की कीमत है 92 रुपए। अब देखिए ये जो 8 बाल्टी है इसको हम लिखते हैं 3 बकेट प्लस 5 बकेट प्लस 5 मग बराबर 92 रुपए। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 बकेट प्लस 5 मग है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 बकेट और 5 मग की कीमत हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बकेट और एक मग की कीमत 13 रुपए है इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 गुना कर देंगे। तो 13 पंजे 65 होते हैं। तो यहाँ से हमारी 5 बाल्टी और 5 मग की कीमत आ जाएगी 65 रुपए। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 बाल्टी प्लस 65 रुपए बराबर 92 रुपए। यहाँ से 3 बाल्टी बराबर हो जाएगी 27 रुपए के। यहाँ से हमारी एक बाल्टी की कीमत आ जाएगी 9 रुपए। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 थी इसमें एक बाल्टी की कीमत की कमी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बाल्टी को ऐड कर देंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2 मग प्लस 2 बाल्टी प्लस एक बाल्टी बराबर। अब देखिए इक्वेशन 4 में उसकी वैल्यू थी 26 रुपए, तो 26 रुपए वे आ जाएंगे प्लस एक बाल्टी जो हमने बाद में ऐड की है इसकी कीमत आ जाएगी 9 रुपए। तो यहाँ से हमारे 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत आ जाएगी 35 रुपए। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 264। एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में दो साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर बताना है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी साइकिल का क्रय मूल्य नहीं पता है। हमें ये तो पता है कि दोनों साइकिलें मिलाकर के 1600 रुपए की खरीदी गई हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पहली साइकिल कितने की खरीदी गई है और दूसरी साइकिल कितने की खरीदी गई है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। हम ये मानते हैं कि हमने जो पहली साइकिल खरीदी है वो 100 रुपए की खरीदी है और जो दूसरी साइकिल खरीदी वो हम 300 रुपए की खरीदेंगे। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहली साइकिल है हमारी 100 रुपए की, इस पर हम 10% का लाभ कैलकुलेट कर लेंगे। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है, तो यहाँ पर हमारा लाभ आ जाएगा 10 रुपए। आगे हमसे कहा गया है कि दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 300 रुपए का 20% निकाल लेंगे। तो 300 रुपए का 20% आ जाता है हमारा 60 रुपए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पहली साइकिल पर लाभ हो रहा है 10 रुपए का और दूसरी वाली पर लाभ हो रहा है 60 रुपए का, यानी कि हमें कुल मिलाकर के 70 रुपए का लाभ हो रहा है। आगे हमसे कहा गया है कि यदि वह पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता, तो यहाँ पर हमारी पहली साइकिल है 100 रुपए की। हम क्या करेंगे, 100 रुपए का 20% निकाल देंगे। तो 100 रुपए का 20% होता है 20 रुपए। आगे कहा गया है दूसरी को 10% लाभ पर बेचता। दूसरी साइकिल है हमारी 300 रुपए की। 300 का 10% आएगा हमारा 30 रुपए। अब यहाँ से अगर हम ना कुल लाभ निकालें तो वो आ जाएगा हमारा 50 रुपए।
अब देखिए पहली वाली स्थिति में हमें लाभ हो रहा है 70 रुपए का और दूसरी वाली स्थिति में लाभ हो रहा है हमको 50 रुपए का। यहाँ पर देखिए 20 रुपए का अंतर है और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि 5 रुपए अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 20 की कंपैरिजन 5 से कर देंगे। तो 5 20 का 1/4 है। हमें निकालना है सीपी का अंतर। अब देखिए पहली वाली साइकिल हमने मानी है 100 रुपए की और दूसरी वाली मानी है 300 रुपए की। यहाँ पर हमारे क्रय मूल्य का अंतर है 200 रुपए। तो जो 200 रुपये आया है इसका भी हम 1/4 भाग निकाल देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 50 रुपये। अब देखिए यहाँ पर एक बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हमें पहली स्थिति में लाभ हो रहा है 70 रुपए का और दूसरी वाली स्थिति में लाभ हो रहा है 50 रुपए का। यानी कि दूसरी वाली स्थिति में पहली वाली स्थिति से 20 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर 20 की कंपेरिजन 5 से कैसे कर दी है। यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, जो हमने साइकिल के क्रय मूल्य 100 रुपए और 300 रुपए लिए हैं ये हमने अपनी तरफ से माने हैं। अगर मैं कहूँ कि आप पहली साइकिल को 300 रुपए की ले लीजिए और दूसरी वाली साइकिल को 100 रुपए की ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको पहली स्थिति में लाभ मिल जाएगा 50 रुपए का और दूसरी वाली स्थिति में लाभ मिल जाएगा 70 रुपए का। यहाँ पर आपके लाभ पलट जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि कितने रुपए अधिक या कितने रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर हम केवल अंतर को लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पर 70 और 50 का अंतर आ गया था 20। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कितना अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 रुपए अधिक है। अगर 5 रुपए अधिक है दूसरी वाली स्थिति तो इसका मतलब पहली वाली स्थिति दूसरी से 5 रुपए कम है। तो यहाँ पर ये 5 रुपए का अंतर है तो हम इसको 20 रुपए को 5 रुपए के बराबर रख देंगे। तो अब अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारे सीपी का अंतर हो जाएगा 50 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 265। एक व्यक्ति ने 47,200 रुपए में 3 गाय तथा 8 बकरियां खरीदी। इसके बदले यदि वह 8 गाय तथा 3 बकरियां खरीदता तो उसे 53,000 रुपये और अधिक देने पड़ेंगे। तो एक गाय का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 263। तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको जैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 47,200 रुपये में 3 गाय तथा 8 बकरियां खरीदी। यहाँ पर हम गाय को लिखेंगे सी से और बकरी को लिखेंगे जी से। तो यहाँ पर हमारी 3C + 8G बराबर हो जाएगा 47,200 के। आगे हमसे कहा गया है कि इसके बदले यदि वह 8 गाय और 3 बकरियां खरीदता, यानी कि 8C + 3G ये बराबर हो जाएगा। तो हमसे कहा गया है कि उसे 53,000 रुपये और अधिक देने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए वह पहले जो खरीद रहा था वो खरीद रहा था 47,200 के, यानी कि उसे 53,000 और अधिक देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इनकी कीमत हो जाएगी 47,200 + 53,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे गाय की कीमत पूछी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बकरियों की संख्या को बराबर कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, दोनों बकरियों की संख्या को कट कर देंगे और वहां से आपकी एक गाय का मूल्य निकल करके आ जाएगा। अब या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए या फिर मैंने आपको जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 263 सॉल्व करके दिया था आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 263 की ही तरह सॉल्व किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में है 3 गाय और दूसरी वाली इक्वेशन में है 8 गाय, यानी कि कुल गाय हो जाएंगी हमारी 11। इसी प्रकार से हमारी पहली वाली इक्वेशन में है 8 बकरी और दूसरी वाली इक्वेशन में है 3 बकरी। तो ये हो जाएंगी हमारी कुल 11 बकरी। और जब हम आगे की 47,200 + 47,200 + 53,000 इन सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,47,400। अब देखिए यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 काऊ + गोट बराबर 1,47,400। यहाँ से 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक गाय और एक बकरी की कीमत आ जाएगी 13,400। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक गाय का मूल्य। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सी वाली इक्वेशन में हमारे पास गाय सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 2 में 8 गाय हैं और 3 बकरी हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा गाय हैं। अब देखिए 8 गाय हैं लेकिन 3 बकरी भी हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बकरी और 3 गाय की कीमत निकाल लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, एक गाय और एक बकरी बराबर 13,400, हम इसका कर लेंगे 3 गुना। तो यहाँ से हमारी 3 गाय और 3 बकरी की कीमत आ जाएगी 40,200 रुपये। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर हम 8 गाय को तोड़ करके लिख देंगे। हम इसको लिखेंगे 5 गाय + 3 गाय + 3 बकरी बराबर 1,02,000।
अब देखिए हमारे पास 3 गाय और 3 बकरी की कीमत आ चुकी है 40,200। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गाय और 3 बकरी की कीमत रख देंगे 40,200 और इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास 5 गाय की कीमत आ जाएगी 60,000 रुपये। तो यहाँ से अगर हम एक गाय की कीमत निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 12,000 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में एक गाय का मूल्य ही पूछा था, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 266। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब थे, इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। उसने बचे हुए सेबों को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये का लाभ कमाया। तो कितने प्रतिशत सेब फेंके गए? तो देखिए अगर हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने प्रतिशत खराब सेब फेंके गए, तो हमें पहले यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि हमारे खराब सेबों की संख्या कितनी है। तो हम पहले ये निकालते हैं कि हमारे खराब सेब कितने हैं। यहाँ पर देखिए हमने 600 रुपये लगा करके 240 सेब खरीदे हैं और उनको 198 रुपये के लाभ पर बेचा गया है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले सेलिंग प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 600 रुपये सीपी प्लस 198 रुपये का लाभ। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 798 रुपये। अब हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि हमने 798 रुपये में कितने सेब बेचे। तो देखिए एक सेब की कीमत है 3.5 रुपये। तो यहाँ पर हम 798 को भाग कर देंगे 3.5 से। तो यहाँ से हमारी सेबों की संख्या आ जाएगी 228। तो देखिए हमने सेब खरीदे थे 240 और बेचे हैं 228, यानी कि हमने 12 सेब फेंक दिए हैं। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे फेंके गए सेबों का प्रतिशत। तो देखिए 12 सेब फेंके गए हैं, डिवाइड में आ जाएंगे हमारे कुल सेब। कुल सेब है हमारे 240, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से फेंके गए सेबों का प्रतिशत आ जाएगा 5%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 267। एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़े हुए थे और उन्हें बेचा नहीं जा सका। उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 20% लाभ हो? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले केलों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे कि हमें केलों को कितने रुपए में बेचना है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य है वो है 250 रुपये प्लस हमें लेना है 20% का प्रॉफिट। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 250 रुपये का 10% कितना है, तो आप कहेंगे कि 250 का 10% हो जाएगा 25 रुपये। एक जीरो हटानी होती है आगे से, तो 250 का 10% आ जाएगा हमारा 25 रुपये। अब यहाँ पर लाभ लेना है 20% का, तो हम क्या करेंगे 25 रुपये का भी 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा लाभ हो जाएगा 50 रुपये का। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 250 रुपये का क्रय मूल्य प्लस 50 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 300 रुपये। अब निकाल लेंगे कि हमारा विक्रय मूल्य प्रति दर्जन रेट क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें 300 रुपये कमाने हैं, लेकिन ये जो हम 300 रुपये कमाएंगे ये हम 40 दर्जन केलों को बेच करके नहीं कमाएंगे, क्योंकि 40 दर्जन केलों में से हमारे 30 केले खराब हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे 40 में से 30 केलों को हटा देंगे। तो देखिए एक दर्जन में होते हैं 12, तो 30 केले बराबर हो जाएंगे 2.5 दर्जन के। तो हम क्या करेंगे 40 दर्जन में से 2.5 घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे केले रह जाएंगे 37.5। तो यहाँ पर हम 300 को भाग करेंगे 37.5 से। तो यहाँ से हमारे प्रति दर्जन केलों का मूल्य आ जाएगा 8 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 268। पवन कौल एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% हानि होती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 3:5 है तो कुल प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है बस। यहाँ पर हमको दोनों निवेशों का अनुपात दिया है 3:5, लेकिन हमें क्या करना है आगे 15% और 10% निकालना है। तो हम क्या करते हैं इनके आगे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 300 रुपये और 500 रुपये। हमसे कहा गया है कि एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है, तो हम क्या करेंगे 300 का निकाल देंगे 15%। तो 300 का 15% आ जाएगा हमारा 45 रुपये। आगे कहा गया है दूसरे निवेश पर उसे 10% हानि होती है, तो 500 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 50 रुपये। यानी कि पहले वाले पे जो उसने 45 रुपये कमाए थे, तो दूसरे वाले पे उसे 50 रुपये की हानि हो गई। तो यहाँ से अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर उसको 5 रुपये की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि रुपए में। तो हानि रुपए में हो रही है 5 की, डिवाइड में आता है हमारा सीपी। अब देखिए 300 पहले का है और 500 दूसरे का है, यानी कि कुल मिलाकर के 800 है। तो डिवाइड में आ जाएगा 800, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारी हानि का प्रतिशत आ जाएगा 5/8%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 269। एक व्यापारी 8,400 रुपये में बैल की दर से 2 बैल बेचता है।
एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे न तो लाभ न हानि होती, तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 159। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको दूसरी लाइन में एक परसेंटेज दिया हुआ है 20%। 20% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/5। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है। अब देखिए लाभ या हानि कैलकुलेट होती है हमारी सीपी पर। तो यहाँ पर अगर हम सीपी 5 रुपये ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपये का, क्योंकि 20% को हमने भिन्न के रूप में 1/5 लिखते हैं। तो जो नीचे हर होता है उसको हम ले लेंगे सीपी, तो ये उसका अंश हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लाभ। तो यहाँ पर हमारा सीपी 5 रुपये हो गया, लाभ 1 रुपये हो गया। तो 5 रुपये की चीज पर अगर हम 1 रुपये का लाभ लेकर के बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 6 रुपये। अब देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यापारी 8,400 रुपये बैल की दर से दो बैल बेचता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक व्यापारी के पास दो बैल हैं और दोनों बैलों को वह 8,400 और 8,400 में बेचता है। यानी कि उन दोनों बैलों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य आया है 6 रुपये, ये आया है हमारे पहले बैल का। अगर पहले बैल का विक्रय मूल्य 6 रुपये है तो दूसरे बैल का विक्रय मूल्य भी हमारा 6 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों बैलों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। अब देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि पूरे सौदे में उसे न तो लाभ न हानि होती है। अब देखिए जब उसने पहला वाला बैल बेचा है तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। अगर उसको पहले वाले बैल पर प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, तो जब वह दूसरा वाला बैल बेचेगा तो यहाँ पर उसको लॉस हो जाएगा 1 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा -1। अब आप एक बात सोचिएगा, आप किसी चीज को 1 रुपये की हानि पर बेच रहे हैं और उसको 6 रुपये की बेच रहे हैं, तो यहाँ पर उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 7 रुपये। अगर वस्तु 7 रुपये की है तो 1 रुपये की हानि लेकर उसको 6 रुपये की बेच दी जाएगी। अब हम निकालते हैं यहाँ पर हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत बराबर होता है हानि रुपए में। तो दूसरे वाले बैल पर हमें हानि हो रही है 1 रुपये की, डिवाइड में आ जाएगा दूसरे वाले बैल का सीपी। तो यहाँ पर हमारे दूसरे वाले बैल का सीपी निकल करके आया है 7 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारी हानि का प्रतिशत आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 270। एक व्यापारी के पास 1,000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ भाग वह बेच रहा है 8% लाभ पर और कुछ भाग वह बेच रहा है 18% के लाभ पर। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहला भाग है उसको वह 8% के लाभ पर बेच रहा है और जो उसका दूसरा भाग है वह उसको 18% के लाभ पर बेच रहा है। आगे हमसे कहा गया है कि उसे कुल मिलाकर के 14% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हम बीच में लिख देंगे 14%। अब देखिए यहाँ पर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 8% और 14% में देखें तो 14% ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम 14 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6। इसी प्रकार अगर हम 18 और 14 में देखें तो 18 बड़ा है, तो 18 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा अनुपात आ जाएगा 4:6। यानी कि अगर वह 8% के लाभ पर 4 किलो चीनी बेच रहा है तो वह 18% के लाभ पर 6 किलो चीनी बेचेगा। तो कुल मिलाकर के वह बेचेगा 10 किलोग्राम चीनी। अब वह 10 किलोग्राम नहीं बेच रहा है, वह बेच रहा है 1,000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम 10 की कंपेयर कर देंगे 1,000 से। तो 1,000 10 का 100 गुना है। हमसे पूछा है 8% के लाभ पर बेची गई चीनी। तो 8% के लाभ पर यहाँ बेची जा रहे थे 4 रेशियो, तो हम 4 की कर देंगे 100 से गुना। तो यहाँ पर आ जाएगी 400 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 271। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे रेशियो बना करके और दूसरा सॉल्व करेंगे परसेंटेज और रुपए वाले मेथड से। तो यहाँ पर हम इसको पहले रेशियो बना करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, यानी कि पहला विक्रय मूल्य जो उसका 4 रुपये था, तो अब वह वस्तु 3 रुपये की बिकी है। तो जो उसका पहला विक्रय मूल्य था हम उसको यहाँ पर मार्क प्राइस ले लेते हैं कि वो मार्क प्राइस था। तो अगर उसका मार्क प्राइस 4 रुपये था तो वह वस्तु बिकी है 3 रुपये की।
आगे हमसे कहा गया है कि विक्रेता को 10% की हानि हुई। अब देखिए हानि होती है कॉस्ट प्राइस पर, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये था तो उसने वह वस्तु 9 रुपये की बेची है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सेलिंग प्राइस अलग अलग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 3 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 1 से। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10 रुपये, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9 रुपये और हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा 12 रुपये। हमसे पूछा गया है कि यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता। मूल बिक्री मूल्य है यहाँ पर हमारा 12 रुपये, यानी कि 10 रुपये की वस्तु अगर 12 रुपये की बेची जाती तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है 2 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ रुपए में, तो लाभ रुपए में हो रहा है 2, डिवाइड में आता है सीपी, सीपी आ जाएगा 10 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अपने परसेंटेज और रुपए वाले तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने रुपए को पहले लिख लिया है और परसेंटेज को बाद में लिख लिया है। परसेंटेज को बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेशन होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज को बाद में लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने से 10% की हानि हुई है। यानी कि जिस वस्तु का मूल्य पहले 4 रुपये था उसको 3 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पर रुपए के नीचे आ जाएगा 3 और आगे कहा गया है कि 10% की हानि होती है। तो देखिए जितने की हानि होती है उसे हम 100 में से घटा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज के नीचे आ जाएगा 90%। आगे हमसे कहा गया है कि यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता। अब देखिए यहाँ पर हमारा मूल बिक्री मूल्य था 4 रुपये, यानी कि 3 रुपये की वस्तु हमें 4 रुपये की बेचनी है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये की बिक रही है, यानी कि हमारा रुपया 4/3 गुना हुआ है। तो हमारी जो परसेंटेज है 90%, इसको भी हम 4/3 गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए रुपए और परसेंटेज में हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जितने गुना रुपया हो रहा है उतने ही गुना हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा परसेंटेज आ जाएगा 120%। अब देखिए 120% जो आता है इसमें हमारा 100% का होता है सीपी। तो 100% जब हम सीपी घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट रह जाएगा 20% का। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 272। ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाभ पर बी को बेची और बी ने उसे 4% के अभिलाभ पर सी को बेची। यदि सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किए तो ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की थी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो ए ने उसकी कीमत अदा की थी वो A रुपये थी। तो देखिए अगर उसकी कीमत A रुपये थी तो हमसे कहा गया है कि ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाभ पर बी को बेची। तो ए उसको देखो कितने की बेचेगा, यहाँ पर 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 105/100 से। अब उसकी जो कीमत है घड़ी की वो हो चुकी है A गुणा 105/100। आगे कहा गया है कि बी ने उसे सी को बेची है 4% के लाभ पर, तो हम क्या करेंगे इसमें 4% का लाभ और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 104/100 से, और सी ने उसके लिए अदा किए हैं 91 रुपये। अब भी उस घड़ी को सी को बेच चुका है, तो यहाँ पर हम बराबर कर देंगे 91 रुपये के। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 83.33 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 273। एक दुकानदार को 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें छाते का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर छाते का सीपी निकाल लेते हैं। हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकानदार को 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, लाभ या हानि होती है कॉस्ट प्राइस पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका 120% निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सीपी गुणा 120/100 और ये बराबर हो जाएगा 30 रुपए के। यहाँ से हमारे छाते का कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा 25 रुपए, यानी कि वह छाता हमारा 25 रुपए का था और दुकानदार उसको 30 रुपए का बेच रहा था। आगे हमसे कहा गया है कि क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की अतिरिक्त छूट देता है। अब देखिए जो वह छूट देगा वो देगा 30 रुपए पर, क्योंकि वह 30 रुपए का उसको बेच रहा था, तो वो ये कहेगा कि मैं तुमको 30 रुपए पर 10% की छूट दे रहा हूँ। तो 30 रुपए का 10% आ जाएगा 3 रुपए, यानी कि वह 30 रुपए के छाते को बेचेगा 27 रुपए का। तो देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए और वह उसको अब बेचेगा 27 रुपए का, यानी कि यहाँ पर उसको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ रुपए में, तो
तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 2 रुपए का, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी हमारा 25 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 8%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 274। ए एक कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट देता है और शेष 16,000 रुपए पर 5% की छूट देता है। बी भी उसी तरह की कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कुल कीमत बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमें ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कुल कीमत बतानी है, यानी कि हमें ए और बी का सेलिंग प्राइस बताना है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर यहाँ पर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए में ए के द्वारा वसूल कीमत की जा रही है 33,500 रुपये। ऑप्शन बी में ए वसूल कर रहा है 33,450 रुपये। ऑप्शन सी में ए वसूल कर रहा है 33,480 रुपये और ऑप्शन डी में ए वसूल कर रहा है 33,600 रुपये। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई से भी ऑप्शन में जो ए की वैल्यू है, जो ए रुपए वसूल कर रहा है, वो एक जैसे नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम बी के द्वारा वसूल की गई कीमत देखें तो ऑप्शन ए में बी वसूल कर रहा है 33,400 रुपये। ऑप्शन बी में बी वसूल कर रहा है 33,650 रुपये। ऑप्शन सी में बी वसूल कर रहा है 33,600 रुपये और ऑप्शन डी में बी वसूल कर रहा है 33,480 रुपये। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे किसी भी ऑप्शन में बी के द्वारा वसूल किए गए रुपए की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर ये निकाल लें कि ए के द्वारा वसूल किए गए रुपए कितने हैं तो भी हम अपने ऑप्शन को टिक कर लेंगे, और अगर हम यहाँ पर ये निकाल लें कि बी का सेलिंग प्राइस या बी के द्वारा वसूल किए गए रुपए कितने हैं तो भी हम अपने ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए जो अपनी कार बेच रहा है, यहाँ पर वह दो छूट प्रदान कर रहा है। पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट दे रहा है और फिर आगे 16,000 रुपए पर 5% की छूट दे रहा है। जबकि बी जो अपनी कार बेच रहा है, जो उसकी कार है 36,000 रुपए की, वह उस पर 7% की छूट दे रहा है। तो हम यहाँ पर पहले बी का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन आसान है। तो देखिए 7% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर हम 36,000 रुपए का 93% निकाल देते हैं। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो भाग कर लेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे बी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 33,480 रुपये। अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें बी का सेलिंग प्राइस 33,480 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, वहां पर आपको केवल एक की ही वैल्यू निकालनी है और अपने ऑप्शन को टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं चल रहा है तो यहाँ पर हम ए का सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं जिससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ए का सेलिंग प्राइस क्या है कि वह 20,000 रुपये पर दे रहा है 8% की छूट। 8% की छूट दे रहा है, इसका मतलब हम 20,000 का निकालेंगे 92%। और आगे 16,000 पर दे रहा है 5% की छूट, तो हम 16,000 का निकालेंगे 95%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 का 92% प्लस 16,000 का 95%। प्रतिशत को हटा करके भाग कर लेंगे 100 से। 20,000 का 92% आ जाएगा 18,400 रुपये और 16,000 रुपये का 95% आ जाएगा 15,200 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा ए का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 33,600 रुपये। अब देखिए ऑप्शन डी में ही आपका ए का सेलिंग प्राइस 33,600 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 275। एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य पर 25% छूट के साथ खरीदा। कुछ दिनों के बाद उसने वह बैग उसके वास्तविक मूल्य से 40% अधिक पर अपने मित्र को बेच दिया। उसके लाभ का लगभग प्रतिशत क्या है? तो देखिए हमसे यहाँ पर पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक बैग उसके वास्तविक मूल्य पर 25% छूट के साथ खरीदा, और यहाँ पर हमें वास्तविक मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वास्तविक मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। अब देखिए अगर बैग का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है तो हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने उसे 25% छूट के साथ खरीदा है, तो यहाँ पर हमारे उस व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 75 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि कुछ दिनों के बाद उसने वह बैग उसके वास्तविक मूल्य से 40% अधिक पर बेच दिया। अब देखिए उसका वास्तविक मूल्य हमने लिया है 100 रुपये। 100 का जब हम 40% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 40 रुपये, यानी कि उसने 100 रुपये का बैग वो 140 रुपये में बेचा है। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। यहाँ पर देखिए उसका सीपी है 75 रुपये, क्योंकि उसने 75 रुपये में खरीदा है और उसने वह बैग बेचा है 140 रुपये का, यानी कि उसको यहाँ पर 65 रुपये का लाभ हो रहा है। तो देखिए 65 रुपये का लाभ है, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी है 75 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 86 सही 2/3%।
यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में उसके लाभ का प्रतिशत लगभग में पूछा है, तो 86 सही 2/3 को हम लिख लेंगे 87%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 276। एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% की छूट होने पर 320 रुपए की बचत करता है। यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 है, तो दुकानदार के लाभ का प्रतिशत कितना है? तो देखिए यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% की छूट होने पर 320 रुपए की बचत करता है। यहाँ पर देखिए जो वस्तु है, हमें उसका ये नहीं पता है कि उस वस्तु का सीपी कितना है, और हमें ये भी नहीं पता है कि वह वस्तु बेची कितने की जा रही है। लेकिन हमें ये पता है कि जो 20% की छूट है, उस 20% की छूट होने की वजह से एक ग्राहक 320 रुपए की बचत करता है। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो वह वस्तु है वह 100 रुपए की है। तो देखिए अगर दुकानदार के पास वह वस्तु 100 रुपए की है, तो हमसे कहा गया है कि 20% छूट होने के बावजूद उसको एक ग्राहक खरीद रहा है, तो हम उसका निकालते हैं 20%। तो 100 का 20% आ जाता है 20 रुपए। यानी कि दुकानदार के पास अगर वह वस्तु 100 रुपए की है, तो ग्राहक को वह मिल जाएगी 80 रुपए की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसको बचत हो रही है 20 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि उसको बचत हो रही है 320 रुपए की। तो यहाँ पर हम 320 की कंपैरिजन कर देंगे 20 से। तो 320 20 का 16 गुना है। तो जो ग्राहक को वह वस्तु 80 रुपए की मिल रही थी, उसका भी हम कर देंगे 16 गुना। तो ग्राहक को वह वस्तु मिल जाएगी 1280 रुपए की। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 है, तो देखिए अगर दुकानदार के लिए लागत मूल्य 1000 है, तो वह उसको 1280 की बेच रहा है, यानी कि उसको यहाँ पर 280 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए 280 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा 1000 जो कि उसका सीपी है, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 28%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 277। जब एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 70 रुपए की वृद्धि होती है, तो 20% की हानि 15% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जब एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 70 रुपए की वृद्धि होती है, तो 20% की हानि 15% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए अगर हम परसेंटेज का अंतर देखें, तो पहले उसको 20% की हानि हो रही थी, और अब उसको 15% का लाभ हो रहा है। यानी कि कुल 35% का अंतर आ रहा है। और रुपए में अंतर देखें तो यहाँ पर 70 रुपए की वृद्धि की गई है। तो हम क्या करेंगे, 35% को 70 रुपए के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 35% ऑफ सीपी, यानी कि सीपी का 35%। क्योंकि देखिए लाभ और हानि हम सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो 20% की हानि और 15% का लाभ है, ये भी हमने सीपी पर ही कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर जो 35% आएगा कॉस्ट प्राइस का ही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस का 35% बराबर हो जाएगा 70 रुपए के। यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा 200 रुपए, और हमसे वस्तु का लागत मूल्य ही पूछा था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 278। एक सेल्समैन द्वारा नकद भुगतान पर 10% की छूट दी जाती है। यदि वह 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक सेल्समैन द्वारा नकद भुगतान पर 10% की छूट दी जाती है। यानी कि यहाँ पर हमारा डिस्काउंट है 10% का। तो जब हम 100 में से 10 घटाएंगे तो रह जाएगा हमारा 90। आगे कहा गया है कि 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5। तो हम 100 + 5, यानी कि हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 105 रुपये। यानी कि 90 रुपए की वस्तु पर उसे 105 रुपये अंकित करने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 15 रुपये। तो 15 रुपए की वृद्धि करेगा, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी हमारा 90 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा 16.66%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 279। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3000 रुपए में खरीदे। इनमें से 60 कप टूट गए और बेचे नहीं जा सके। 20% लाभ लेने के लिए उसे शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हमें प्रति दर्जन कप का मूल्य निकालना है। प्रति दर्जन कप का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे कपों का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3000 रुपए में खरीदे। अब देखिए जो उसने 3000 रुपए लगाए हैं, ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। और हमसे आखिरी की दूसरी लाइन में कहा गया है कि 20% का लाभ लेने के लिए, यानी कि उसे 20% का लाभ लेना है। तो हम क्या करेंगे, उसके कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए 3000 रुपए है उसका कॉस्ट प्राइस। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर
10% का लाभ लेना हो तो उसका लाभ कितने रुपए होगा। तो आप क्या करेंगे, 3000 के आगे से एक जीरो हटा देंगे तो उसका लाभ आ जाएगा 300 रुपये। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लाभ है वो है हमारा 20%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 300 का कर देंगे 2 गुना। तो 3000 का 20% आ जाएगा 600 रुपये। यानी कि 3000 जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर उसे 600 रुपये का लाभ चाहिए। तो यहाँ पर उसका कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 3600 रुपये। अब देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि इनमें से 60 कप टूट गए और बेचे नहीं जा सके। अब देखिए अगर कप बेचे नहीं जा सके हैं इसका मतलब उनको हमें हटाना है। अब देखिए एक दर्जन में होते हैं 12 कप और यहाँ पर टूट रहे हैं 60 कप, यानी कि यहाँ पर टूट रहे हैं 5 दर्जन कप। उसने खरीदे थे 50 दर्जन और बेचेगा इसका मतलब 45 दर्जन, क्योंकि 5 दर्जन टूट गए और वो बेचे नहीं जा सके। इसका मतलब उसने 3600 रुपये में 45 दर्जन कप बेचे हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे प्रति दर्जन कपों का मूल्य। तो यहाँ पर हम 3600 को भाग कर देंगे 45 से, तो यहाँ से हमारे रुपए आ जाएंगे 80 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 280। यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। हमसे कहा गया है कि यदि प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देता है। अब देखिए अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन है, यहाँ पर हम अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपये। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो 10% हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपये। आगे हमसे कहा गया है तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। अब देखिए लाभ या हानि होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर हम प्रकाशक का जो कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेते हैं 100 रुपये। अगर प्रकाशक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ होता है। तो 100 रुपये पर 20%, 20 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रकाशक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। तो देखिए यहाँ पर एक ही किताब है लेकिन उसके दो विक्रय मूल्य आ रहे हैं, पहला आ रहा है 90 रुपये और दूसरा आ रहा है 120 रुपये। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 4 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ से हमारा सीपी आ जाएगा 300 रुपये, एसपी आ जाएगा 360 रुपये और एमपी आ जाएगा 400 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है। अब देखिए अगर हम दूसरी लाइन पढ़ें तो वहां पर जो कमीशन दिया जा रहा है वो अंकित मूल्य पर दिया जा रहा है। इसका मतलब जो कमीशन 15% होगा वो भी एमपी पर ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 400 का 15% निकाल देते हैं। तो 400 का 15% आ जाता है 60 रुपये। यानी कि 400 रुपये की जो पुस्तक है उस पर 60 रुपये की छूट मिलेगी तो वह पुस्तक बिकेगी 340 रुपये की। हमसे कहा गया है कि प्रकाशक के लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखिए प्रकाशक का जो सीपी है वो है 300 रुपये और अब पुस्तक बिक रही है 340 रुपये की, यानी कि उसको अब भी 40 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ रुपए में। तो रुपए में लाभ हो रहा है 40 का, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी हमारा 300 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 13 सही 1/3%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।